Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है कोशिका के फंडामेंटल के बारे में, यानी इनके बेसिक के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका की सूक्ष्म संरचना, यानी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कोशिका की सूक्ष्म संरचना है। ठीक है, तो कह रहा है इस अध्याय में आगे आप जानेंगे कि सजीव कोशिकाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी इस अध्याय में हम आगे क्या पढ़ेंगे कि सजीव कोशिकाओं को कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रारंभिक केंद्र वाली कोशिकाएं जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और दूसरा कह रहा है विकसित केंद्र वाली कोशिकाएं जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सभी प्राणी एवं पादप ऐसी ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। सभी प्राणी हो या पादप हो, प्राणी मतलब मनुष्य हो गया और पादप मतलब पेड़ पौधे हो गए, ऐसे ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं जो आकार में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े और जटिल कोशिकाओं से युक्त होते हैं। यानी आकार में वो क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से काफ़ी बड़े और जटिल कोशिकाओं से युक्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हम इन्हीं जटिल कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं जटिल कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, तो कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका विभिन्न आकृतिक और आकार और प्रकार के हो सकते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं विभिन्न आकृति और आकार और उनके प्रकार भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कह रहा है क्लेमाइडोमोनास नामक सजीव कोशिका का आकार 5 माइक्रोमीटर होता है। यानी क्लेमाइडोमोनास नामक सजीव कोशिका का आकार कितना होता है, तो 5 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन में 1/1000 मिलीमीटर यानी mm होता है। तो जबकि प्लोमिक्स या दानवी अमीबा का आकार 2000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यानी प्लोमिक्स या दानवी अमीबा जो होता है उसका आकार कितना होता है, तो 2000 माइक्रोमीटर होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य के बारे में। तो कह रहा है कोशिका के अंदर भरा सभी प्रकार के कोशिकाओं तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के घोल को एक साथ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया गया था। यानी उस समय उसका नाम क्या दिया गया था कि कोशिका के अंदर भरा सभी प्रकार के, यानी कोशिका के अंदर जितने प्रकार के भी कोशिकांग है तथा कार्बनिक और अकार्बनिक, वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक पदार्थ हो का घोल को एक साथ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया गया था। ठीक है, बाद में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1839 के बाद इसे केंद्र द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्मा और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, इन दो अलग अलग नामों से पुकारा गया। बाद में इन्हें किन दो नामों से पुकारा गया, तो केंद्र द्रव यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा और दूसरा कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा। तो किसने नाम दिया इसको, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1839 ईस्वी में। इन दो अलग अलग नामों से पुकारा गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है केंद्रक के बाहर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। केंद्रक के बाहर एक तरल पदार्थ को क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, जिसमें कुछ निर्जीव कण या अर्गस्टिक बॉडी भी पाए जाते हैं। उसमें कुछ कण क्या होते हैं, निर्जीव पाए जाते हैं और अर्गस्टिक बॉडी भी पाए जाते हैं। बाहर की ओर अक्सर यह अधिक गाढ़ा और लसलसा होता है। बाहर की ओर, एक कोशिका के बाहर की ओर क्या होता है, ये अधिक गाढ़ा और क्या होता है, लसलसा होता है, लसलसा टाइप का होता है। इसीलिए इसे बाह्य जीव द्रव्य यानी एक्टोप्लाज्मा के रूप में पहचाना जाता है। इसीलिए इसे बाह्य जीव द्रव्य यानी एक्टोप्लाज्मा के रूप में पहचाना जाता है। इसमें कोई कोशिकांग अस्थायी रूप से अवस्थित नहीं रहता। इसमें कोई कोशिकांग जो होता है क्या होता है,
अस्थायी रूप से अवस्थित नहीं रहता, यानी स्थित नहीं रहता कि यहाँ कोशिकांग ये जो है कोशिका में यहीं पर रहेगा, ये स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए इसे हाइलोप्लाज्म यानी हाइलोप्लाज्म कहा जाता है। यानी हाइलो मतलब होता है रिक्त, हाइलो मतलब होता है रिक्त, रिक्त मतलब खाली, और प्लाज्म मतलब होता है गाढ़ा द्रव पदार्थ, यानी गाढ़ा, प्लाज्म मतलब होता है कोई गाढ़ा द्रव पदार्थ, उसे हम प्लाज्म कहते हैं, ठीक है, भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि हाइलो प्लाज्म कहा जाता है। हाइलो मतलब होता है रिक्त यानी खाली स्थान, और प्लाज्म मतलब होता है गाढ़ा द्रव का पदार्थ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कोशिका द्रव में भीतरी भाग में, यानी कोशिका द्रव के भीतरी भाग में कम गाढ़ापन और लसलसापन पाया जाता है, यानी कम गाढ़ापन और कम लसलसापन पाया जाता है। हमने पीछे पढ़ा कि बाहरी कोशिका द्रव के बाहरी भाग में क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ापन और ज़्यादा लसलसा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव के भीतरी भाग में क्या पाया जाता है, तो कम गाढ़ापन और कम लसलसापन पाया जाता है। इसे अंतःजीव द्रव या एंडोप्लाज्म कहा जाता है। इसे अंतःजीव द्रव या एंडोप्लाज्म कहा जाता है। इसी में विभिन्न कोशिकांग जैसे अंतःपर्दावी जलिका, इसी में विभिन्न कोशिकांग जैसे अंतःपर्दावी जलिका, गल्जिकीय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाते हैं, तो पर्दावी जलिका, गल्जिकीय, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक इत्यादि पाए जाते हैं। यदि इन कोशिकांगों को हटा दिया जाए तो द्रव माध्यम को साइटोसाल कहा जाता है। इन कोशिकांगों को हटा दिया जाए तो द्रव माध्यम को क्या कहता है, तो साइटोसाल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार यूकेरियोटिक की कोशिकाओं में 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। इस प्रकार यूकेरियोटिक की कोशिकाओं में कितने हिस्से होते हैं, तो 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। कौन कौन, तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कौन कौन होता है जी, तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। उसके बाद कह रहे पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एक क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपको स्क्रीन पे दिया गया है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का सूक्ष्म स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको देख लीजिए और नोट कीजिए इसको।